हेलो एवरीवन। आज अपन बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मानव स्वास्थ्य तथा रोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और 6 नंबर का चैप्टर है और इस चैप्टर से एक बड़ा सवाल बनना तो पक्का है। तो देखिए 6 नंबर का चैप्टर है तो बहुत इंपॉर्टेंट ही होगा। तो सबसे पहले अपनी डेफिनेशन होने वाली है कि प्रतिरक्षा। हम 11th में और 10th में भी पढ़ चुके होते हैं कि प्रतिरक्षा होती क्या है, व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा क्या है? तो मानव शरीर की विभिन्न रोगों या संक्रमणों से लड़ने की जो क्षमता होती है, यानी कि जो हमारी जो कैपेसिटी है रोगाणुओं से या फिर जीवाणुओं से लड़ने की, उसी को हम प्रतिरक्षा कहते हैं। और जो प्रतिरक्षा है उसका कंट्रोल है वो हमारा बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र करता है। सहज प्रतिरक्षा। तो देखिए सहज प्रतिरक्षा क्या है? ये एक तो जन्म से उपस्थित होगी, लेकिन इसमें कोई भी स्मरण क्षमता यानी कि इसमें मेमोरी नहीं होती, ये किसी चीज को याद नहीं रखती है। और सहज प्रतिरक्षा का जो निर्माण है वो जन्म से हो जाता है और ये केवल बैरियर या अवरोध बनाती है। अब देखिए सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के अवरोध बनते हैं। शारीरिकीय है, जिसमें देखिए हमारी जो स्किन है, त्वचा है, जो भी मतलब कि जीवाणुओं से लड़ती हैं और वो फर्स्ट लाइन बनाती है डिफेंस की, यानी प्रतिरक्षा की पहली रेखा ही हमारी शरीर की त्वचा होगी। और त्वचा है वो होती है अम्लीय, क्योंकि त्वचा में वसीय अम्ल या फैटी एसिड्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है म्यूकस या श्लेष्मा। तो जो म्यूकस या श्लेष्मा है वो भी अपनी बॉडी में रोगाणुओं को प्रवेश करने से रोकता है और इसके एग्जांपल्स है पेट में है जो HCl अम्ल है, अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, पेट की आते हैं। नेक्स्ट है कोशिकीय अवरोध। तो कोशिका में देखिए मेनली जो हमारी जो WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो कोशिकीय अवरोध के रूप में काम करती है, सेल्युलर बैरियर के रूप में। नेक्स्ट है उपार्जित प्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा है वो जन्म से उपस्थित नहीं होगी, लेकिन रोगाणु या फिर जीवाणु कोई भी बैक्टीरिया है वो एक बार अगर आ गया, इन्फेक्शन कर दिया, तो जो प्रतिरक्षा जो इम्यूनिटी बनती है उसी को हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। और उपार्जित प्रतिरक्षा इसकी विशेषता ये है कि इसमें स्मरण क्षमता या मेमोरी होती है, यानी कि ये एक बार इसके अंदर कोई रोगाणु आ गया तो ये दूसरी बार उसको पहचान लेगी और फिर उसे नष्ट कर देगी। और इसी में एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। तो चलिए बात करते हैं प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी क्या है। तो देखिए प्रतिरक्षी की अगर हम बात करें तो प्रतिरक्षी भी एक प्रोटीन से बनी हुई संरचना है जो कि वाई आकार की होती है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं और 2 श्रृंखलाएं जिसमें छोटी और 2 बड़ी श्रृंखलाएं होती हैं। अब देखिए इनमें प्रतिरक्षा में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसके 2 भाग होंगे, चल श्रृंखला और अचल श्रृंखला। यानी कि एक श्रृंखला है वो अपनी जगह पर ही रहेगी, जिसे हम अचल श्रृंखला कहेंगे, तो मूव करेगी उसे हम कहेंगे चल श्रृंखला। अब देखिए प्रतिरक्षी का जो निर्माण है वो लसिकाणु कोशिका यानी लिम्फोसाइट के द्वारा ही होता है और ये जो लसिकाणु कोशिकाएं हैं वो रोगाणुओं से लड़ने के लिए प्रोटीन की सेना बनाती है, जिसे हम प्रतिरक्षी कहते हैं। और इम्पोर्टेंट बात है कि प्रतिरक्षी है इसकी जो 4 श्रृंखलाएं हैं, जो 4 चेन्स है हल्की और भारी, वो आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। अब प्रतिरक्षी की अगर हम बात करें ह्यूमंस में तो ये 5 प्रकार की होती हैं, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। यहाँ पर IG का मतलब है इम्यूनोग्लोबिन, IG का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इम्यूनोग्लोबिन। तो फर्स्ट एंटीबॉडी की अगर हम बात करें IgG देखिए सबसे अधिक मात्रा में मिलेगी और इसकी विशेषता है अपरा या प्लेसेंटा। अपरा या प्लेसेंटा क्या है? जो भ्रूण होता है एम्ब्रियो, उसको फीमेल यानी कि मादा मतलब कि माँ से जोड़ने वाली जो एक लाइन होती है उसी को हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। तो अपरा को पार करने वाली एकमात्र प्रतिरक्षी कौन सी हो जाएगी? IgG। नेक्स्ट है IgA। ये जो प्रतिरक्षी है वो माँ के दूध में पाई जाती है। IgA किस में मिलती है? माँ के दूध में, जिसे हम कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं। देखिए माँ का जो दूध होता है, शुरुआती दूध होता है, वो बहुत ही पौष्टिक होता है और जिसे हम कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शुरुआत की ये जो 2 है IgG और IgA ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक होती है IgE। तो E का मतलब है एलर्जी। तो ये जो प्रतिरक्षी है वो एलर्जी के लक्षणों को कम करने का कार्य करती है। नेक्स्ट अपने पास में हेडिंग आती है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। सक्रिय प्रतिरक्षा की अगर हम बात करें, जब शरीर में कोई भी प्रतिजन या रोगाणु प्रवेश करता है तो शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। इस प्रकार इस प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। अब देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा कब बनेगी? जब कोई रोगाणु प्रवेश करेगा। तो और ये जो प्रतिरक्षा होती है वो थोड़ी धीमी होती है, ये रेस्पॉन्स करने में थोड़ा टाइम लगाती है, लेकिन एक बार ये सक्रिय प्रतिरक्षी अगर बन गई तो फिर ये बहुत ही इफेक्टिव या प्रभावशाली होने वाली है और संक्रमण होने पर हमेशा सक्रिय प्रतिरक्षा ही बनती हैं। इसके एग्जाम्पल्स है, जो नेचुरल या प्राकृतिक एग्जाम्पल है वो तो हो जाएगा संक्रमण होने पर जो प्रतिरक्षी बनेगी उसे हम प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा कहेंगे, लेकिन जो वैक्सीनेशन या टीकाकरण होता है उसे हम
कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। देखिए, जब शरीर में सीधे ही मतलब बने बनाए प्रतिरक्षी डाल दी जाए, यानी कि बनी बनाई एंटीबॉडी डाल दी जाए, तो इसे हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका, माँ का जो प्रारंभिक दूध होता है कोलोस्ट्रम, उससे मिलने वाली जो प्रतिरक्षी है वो क्या होती है, बनी बनाई एंटीबॉडी मिलती है, और अपरा को पार करने वाली प्रतिरक्षी भी निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आती है। नेक्स्ट अपनी हेडिंग है टीकाकरण या वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के खोजकर्ता कौन थे, हम जानते हैं एडवर्ड जेनर। और कब खोज करी थी, 1798 में। और कौन सा रोग जेनर ने है, वो सर्वप्रथम चेचक रोग होता है जो चिकन पॉक्स या जिसे हम छोटी माता के नाम से जानते हैं, इसके लिए टीकाकरण की खोज करी थी। अगर हम कॉन्सेप्ट समझे टीकाकरण का, तो देखिए टीकाकरण में रोगजनक का ही जो मृत है या दुर्बलीकृत है या फिर निष्क्रिय, यानी कि जो मतलब कि डेड या फिर जो मतलब वीक है और जो मतलब कि इनएक्टिव है, उसी एंटीजन को मतलब कि बॉडी में डाला जाता है। यानी कि टीका और कुछ नहीं है, वही बैक्टीरिया या फिर वायरस है जो कि मरा हुआ है, और उसे हम फिर बॉडी में डालते हैं, जिससे हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा बना लेता है। नेक्स्ट है एलर्जी। देखिए एलर्जी क्या होता है, हमारे इस पर्यावरण या एनवायरनमेंट में कुछ प्रतिजन होते हैं जिनके खिलाफ हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो बहुत ही अतिरंजित अनुक्रिया, इस वर्ड को ध्यान दीजिए, अतिरंजित अनुक्रिया यानी कि हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स जो देता है उसी को हम एलर्जी कहते हैं। यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये रेस्पॉन्स करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें छींकें वगैरह आती है एलर्जी में, और ऐसे पदार्थ जो एलर्जी के कारक होते हैं उनको हम कहते हैं एलर्जेंस या एलर्जन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है भाई जो परागकण है, यानी कि इसका एग्जाम्पल है पार्थेनियम या गाजर घास। धूल के कण है, प्राणी लघुशल्क के जो एनिमल डेंडर्स, यानी कि जो प्राणियों के जो भी मरे हुए जो शरीर वगैरह होते हैं उनके बाल वगैरह, उन सब से भी एलर्जी होती है। अब एलर्जी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, छींके आना, आंसू आना, नाक बहना और सांस लेने में कठिनाई होना। और एलर्जी का उपचार हम किस प्रकार से करेंगे, एलर्जी के रोगी को अगर हम एंटी हिस्टामिन या स्टेरॉइड या एड्रेनलिन जैसी औषधियां दें तो उनका इलाज संभव है।